We were discussing about the calculation of allelic and genotypic frequency. Everyone was clear with that. What was allele, what was genotype, and what was allele, what was genotype, what was phenotype. Everyone was clear with that, and I have discussed that in the previous class. Everyone is clear with that or not? Or anyone has any doubt? And you have understood the method by which we can calculate the alleles and allelic frequency and genotypic frequency. That was the one method जिसके according हमने पढ़ा था. तो सबको clear है? That was clear to everyone or not? Thank you so much. Thank you so much. Okay, so next step would be a Hardy-Weinberg law or Hardy-Weinberg equilibrium. This is an important concept and it is also used to calculate the allelic and genotypic frequency. सेम जो हमने ऊपर एक मेथड से पढ़ा था उसका एक इजियर वर्जन है जो हार्डी वीनबर्ग लॉ के नाम से जाना जाता है एंड एवरी टाइम वन न्यूमेरिकल केम फ्रॉम दिस एरिया ऑलवेज at least one numerical came and they can even ask some theoretical question also. So one or two questions are asked from this area only. So if we will discuss what is Hardy-Weinberg law, Hardy-Weinberg law is a law that relates both allelic and genotypic frequency. कोई ऐसा लॉ जो कि हम यूज कर सकते हैं सेम लॉ को for calculating my allelic frequency. Ma'am, I had a doubt in the theory of chemical evolution. We study that life arrives from simpler molecules, and in theory of abiogenesis, we study that life originated. देखो क्या था कि जो थ्योरी ऑफ abiogenesis था वो ये था कि लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग. जैसे उन्होंने क्या लिया था नॉन लिविंग थिंग को, दे हैव टेकन द ब्रॉथ, दैट ब्रॉथ इज एक्टिंग एज अ नॉन लिविंग थिंग. फिर उन्होंने मीट को लिया, किसी नॉन लिविंग मैटर को ऐसे लिया. और केमिकल एवोल्यूशन में भी सेम वही चीज है कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर. बट व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट theory of abiogenesis में they haven't mimicked the environment of our previous of our history. जैसे हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था कि इन बहुत पहले बिलियंस ऑफ इयर्स एगो जब लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी, देयर वाज द एटमॉस्फेयर वाज कंप्लीटली डिफरेंट. बट जब अभी की लाइफ है एटमॉस्फेयर वाज डिफरेंट. दोनों टाइम पे एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट है. सो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और केमिकल एवोल्यूशन दोनों एक तरीके से यही बोलता है कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग मैटर. बट व्हाई दैट थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस वाज डिसअप्रूव? बिकॉज उन्होंने जो ये रिएक्शंस करे थे वो उन्होंने अभी के इन्वायरमेंट में करे थे. सो अभी के इन्वायरमेंट में जो रिएक्शंस करे थे उस अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी डिसअप्रूव हो गई थी. लेकिन जब ऑपरेंट हेल्डेन आए उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हम प्रिमिटिव जो इन्वायरमेंट था उसको मिमिक करेंगे. एक तरीके से दोनों थ्योरीज एक ही चीज बोलती है कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर. और उसका और सिंपली और ज्यादा अगर हम उसको क्लासिफाई कर दें, अगर हम सिर्फ नॉन लिविंग मैटर बोल रहे हैं, दैट कैन बी एनी केमिकल, that can be any broth, that can be any nutrient, that can be any meat, कुछ भी. तो वो था थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. लेकिन जब हमने ये बोल दिया कि हमने इन्वायरमेंट को प्रिमिटिव बना दिया और साथ में उस इन्वायरमेंट में सिर्फ सिंपलर मॉलिक्यूल जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में थे, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, इनके अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला, दैट वाज केमिकल एवोल्यूशन. सो जब हम केमिकल एवोल्यूशन एक और ज्यादा एक चीज हम कहते हैं ना कि नॉन लिविंग मैटर में तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं. नॉन लिविंग मैटर में हम बोल सकते हैं कि वुड का पीस है वो भी नॉन लिविंग मैटर है. हम बोल देंगे एक टेबल है वो भी नॉन लिविंग मैटर है.
कोई भी चीज नॉन लिविंग मैटर हो सकती है, बट केमिकल एवोल्यूशन ने उसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया कि ऐसे नॉन लिविंग मैटर, ऐसा कंपाउंड जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, जब हम वो डालेंगे तब हमारी लाइफ ओरिजिनेट होगी। सो ए बायोजेनेटिक वाज अ वेरी ब्रॉडर थ्योरी जिसके अंदर नॉन लिविंग मैटर कुछ भी हो सकता है, बट जो केमिकल एवोल्यूशन था उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि नॉन लिविंग मैटर वही दो जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था। इज योर डाउट क्लियर मनीषा और नॉट? इज योर सो मैम मेन डिफरेंस इज कि जो हम नॉन लिविंग मैटर यूज कर रहे हैं वो ए बायोजेनेटिक में कुछ भी नॉन लिविंग, ए बायोजेनेसिस ने कुछ नहीं बोला था कि ये नॉन लिविंग यूज करो ये मत यूज करो। उन्होंने कहा कोई भी नॉन लिविंग मैटर हम यूज करेंगे तो हम बोल देंगे कि लाइफ ओरिजिनेट हो गई। बट उनके अकॉर्डिंग, केमिकल एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ वही वाले नॉन लिविंग मैटर यूज करो जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में थे। दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। ए बायोजेनेटिक बहुत बहुत ब्रॉडर थ्योरी है और केमिकल एवोल्यूशन उसको और ज्यादा नैरोअर डाउन करके हमने एक थ्योरी लाई। इज इट क्लियर टू यू नाउ मनीषा? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। So we were discussing about the Hardy-Weinberg law. हमने पुरानी क्लास, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। लेकिन कोई ऐसा लॉ जिसको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग बोथ द अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, उस लॉ को हम बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग लॉ और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इस लॉ में मेन क्या था? द मेन प्रिंसिपल वाज दैट वी कैन, इस लॉ की हेल्प से, जो इस लॉ में कुछ इक्वेशंस हैं उनकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट बोथ द एलीलिक and genotypic frequencies simultaneously. So this was the basic definition of Hardy-Weinberg equation, that this law relates both allelic and genotypic frequencies. ठीक है, ऐसा लॉ जो दोनों चीजों को लिंक कर रहा है, हमने उसको बोल दिया हार्डी वीनबर्ग लॉ। हार्डी वीनबर्ग वाज द पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड इट एंड इक्विलिब्रियम उन्होंने इसका नाम दे दिया। इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने बोला एक मेरा जीन है, ठीक है, मैं अगर दे हैव कंसिडर्ड डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने बोले कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वायरमेंट में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास 2 क्रोमोसोम का पेयर होता है, मतलब वी ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉयड, मींस 1 chromosome is coming from my mother and 1 chromosome is coming from my father, and I have total 23 pairs of chromosome। 23 pairs मतलब 23 ऐसे डिप्लॉयड यूनिट्स हैं। तो ऐसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा, इस एक जीन की जो मैं बात कर रही हूँ वो जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, फादर में भी, फादर के भी 6 सपोज क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा और मदर के भी 6 क्रोमोसोम में वो प्रेजेंट होगा। ये जो फॉर्म होगी इस वाले जीन की उसको हम बोलेंगे अलील। ये अलील दोनों मदर और फादर का सेम भी हो सकता है और दोनों मदर और फादर में डिफरेंट भी हो सकता है। इफ इट इज सेम, अगर दोनों मदर फादर का एलील सेम होगा, व्हाट वी विल कॉल इट, क्या बोलेंगे उसे बताओ? अगर मदर और फादर दोनों का अलील सेम है, व्हाट वी विल कॉल इट? मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अगर हम अलील बोलते हैं, अलील एक मदर, एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जीन है, उस जीन का एक अलील मदर में प्रेजेंट है और एक अलील फादर में प्रेजेंट है। अगर वो दोनों में सेम होगा, आई विल कॉल इट होमोजाइगस, और अगर दोनों मदर और फादर में डिफरेंट होगा, आई विल कॉल इट हेट्रोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है होमोजाइगस का मतलब हो सकता है इधर डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मीनिंग हुआ कि दोनों अलील कैपिटल पी की फॉर्म में है एंड दोनों अलील स्मॉल पी की फॉर्म में है, वो भी होमोजाइगस है बिकॉज बोथ आर सेम, बट दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं मदर का ऐसे है फादर का ऐसे है, मतलब एक का कैपिटल है एक का स्मॉल है,
मतलब एक का डोमिनेंट है और एक का रिसेसिव है, देन वी विल कॉल इट हेट्रोजाइगस। सो दिस वाज अबाउट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। हार्डी बीनबर्ग ने क्या बोला कि अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं और उसमें हम एक स्पेसिफिक जीन की बात कर रहे हैं कि उसके कौन से अलील्स हैं। सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अलील हमने बोला यूजुअली एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। वन अलील इज डोमिनेंट एंड अनदर अलील इज रिसेसिव। सो उन्होंने क्या लॉ बोला, दे हैव सेड कि P प्लस Q, P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। P और Q इसमें से एक है डोमिनेंट अलील और एक है रिसेसिव अलील। डोंट कंफ्यूज इट कि P कैपिटल में लिखा है, Q दोनों स्मॉल में है। P प्लस Q आप कैपिटल में स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हो। सिर्फ P और Q डिनोट कर रहा है, एक जो है वो जो एक है हमारा वो डोमिनेंट अलील है और दूसरा अलील जो है वो रिसेसिव है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि कोई भी अलील नॉर्मली इन द नॉर्मल सिचुएशन दो एलील्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी उनका सम हमेशा हमेशा 1 रहेगा। तो दोनों अलील्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब दो अलील्स हैं तो उन दोनों अलील्स की फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 रहेगा। दिस वाज द लॉ दैट दे हैव गिवन। फर्स्ट पॉइंट ये था। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1, जिसमें से P एक अलील है और Q दूसरा अलील है। ऐसा नहीं है कि P डोमिनेंट है Q रिसेसिव है, इनमें से एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। ये नहीं हमें पता कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, बट एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और उन दोनों का सम वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये चीज समझ आई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई। व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला P प्लस Q है 1। सो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर देती हूँ, P प्लस Q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट विल बिकम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1 अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग कर देती हूँ। ठीक है। अब ये जो P स्क्वायर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक अलील के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि P स्क्वायर मतलब P इंटू P। और मैंने यही बोला था जीनोटाइप और एलील में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम सिर्फ एक की बात करते हैं दिस वुड बी अलील, अगर हम दो की बात कर रहे हैं मतलब मदर का एरिया और फादर का दोनों की बात करेंगे, इट विल बिकम जीनोटाइप। सो P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele and P square is the frequency of my genotype. P square is the frequency of homozygous genotype. Q square is the frequency of homozygous genotype. एक इसमें से डोमिनेंट है एक इसमें से रिसेसिव है। और 2PQ क्या है? 2PQ is representing the heterozygous genotype. ये समझ आया सबको? What is P square, what is Q square, what is 2PQ? अभी ये 2PQ में से ये मत पूछना कि P डोमिनेंट होगा कि Q डोमिनेंट होगा, कोई भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक इसमें से P स्क्वायर डोमिनेंट या रिसेसिव और दूसरा अगर पहला डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस, ये रिसेसिव होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। Just wait a minute. I will open the whiteboard first. I was saying कि P plus Q. What was this? Just wait a minute. Just wait a minute. हाँ, I was saying P plus Q is equal to 1. P एक अलील है और Q दूसरा अलील है। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था इफ आई एम सेइंग डबल ए, इसका मतलब है होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। अगर मैं कैपिटल ए लिख रही हूं उसका मतलब है डोमिनेंट अलील। ये डोमिनेंट अलील है और ये डोमिनेंट जीनोटाइप है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल ए एंड ए।
डबल ए मतलब जीनोटाइप, एक सिंगल ए मतलब अलील। तो उन्होंने लॉ में क्या बोला, P प्लस क्यू वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। P प्लस क्यू मतलब P एक अलील है और Q दूसरा अलील है। दीज आर द टू अलील, ये दो अलील्स हैं जो मेरे एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होंगे एक जीन के। So if P plus Q is equal to 1, if I will square it, अगर मैंने इसे स्क्वायर कर दिया, P plus Q स्क्वायर क्या होता है, A plus B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। दिस वाज द रूल फ्रॉम मैथ। तो मैं बस इसको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ लिख दूंगी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सबको क्लियर है? हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड? इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर है, लिप्सा आपको क्लियर है? ठीक है, आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ P प्लस क्यू इज 1। सो P जो है वो मेरा अलील है कि जीनोटाइप है? व्हाट इज P? P इज अलील और इट इज जीनोटाइप। बताओ P क्या होगा, अलील होगा जीनोटाइप होगा? अलील। सबको समझ आया? P होगा अलील। सो P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, Q is the frequency of other allele। ठीक है, ये समझ आया सबको? P is the frequency of one allele and Q is the frequency of other allele। मैंने डिराइव करा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। P स्क्वायर को कैन यू राइट इट डाउन एज P मल्टीप्लाई बाय P? Q स्क्वायर को कैन यू राइट इट डाउन एज Q मल्टीप्लाई बाय Q प्लस 2PQ? अब P मल्टीप्लाई बाय P क्या है? इज इट अ अलील और इज इट अ जीनोटाइप? व्हाट इज इट? P इंटू P क्या है? इज इट अ अलील और इज इट अ जीनोटाइप? इट इज अ जीनोटाइप। सो दिस PP इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन जीनोटाइप। एक जीनोटाइप, कौन सा जीनोटाइप? जो होमोजाइगस है उसकी फ्रीक्वेंसी है PP। QQ इज द अदर जीनोटाइप और वो जीनोटाइप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है QQ। ये दोनों PP और QQ आर रिप्रेजेंटिंग माय होमोजाइगस फॉर्म। मैंने जब ये चीज बोली थी कि ए, ये मेरा एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए है, इससे क्या क्या बन सकता है? एक जीनोटाइप बन सकता है कैपिटल ए, एक जीनोटाइप बन सकता है स्मॉल ए, नेक्स्ट जीनोटाइप बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए। सो कैपिटल ए इज माय डोमिनेंट होमोजाइगस, small a is recessive homozygous, capital A small a is my heterozygous। तो मैंने अब जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बोला, P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस, Q square is representing the frequency of recessive homozygous and 2PQ is representing the frequency of my heterozygous। This is the law। ये क्लियर हुआ सबको? Is it now clear to everyone or not? Is it now clear to everyone or not? क्लियर हो गया? ठीक है, अभी we will just see 2-3 points जो पहले हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जस्ट टेल मी द आंसर। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। अभी ये क्वेश्चन है, कंसिडर अ डिप्लॉयड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी है? डिप्लॉयड है एट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। जो पॉपुलेशन है वो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। फॉर अ लोकस विथ टू अलील, उसके दो अलील है, एक अलील हो गया P, एक अलील हो गया Q। द फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 मतलब आप ऐसे बोल सकते हो A1, एक अलील है A1 और एक अलील है A2, तो A1 प्लस A2 वुड बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब उन्होंने बोला A1 जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.01 है। What is the frequency of heterozygous A1 A2? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ट्राई करो आंसर सॉल्व करने का। ट्राई टू सॉल्व दिस। A1 इज 0.01।
A1 हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। किसी को आया समझ? .945 होगा क्या मैम? और बताओ, 0.495 नहीं है, आप बताओ, बाकी सब लोग बताओ, दोबारा ट्राई करो शत्रुपा, ट्राई इट वंस अगेन। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, दे आर सेइंग फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या रिप्रेजेंट करता है? इज इट रिप्रेजेंट पी स्क्वायर, इज इट रिप्रेजेंट क्यू स्क्वायर, और इज इट रिप्रेजेंट 2p क्यू? हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को कौन रिप्रेजेंट करता है? मतलब 2p क्यू रिप्रेजेंट करता है हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को। इसी तरीके से मुझे ए की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए और पी की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए और क्यू की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, आई विल गिव माई आंसर, है ना। अब यहाँ पे पी क्यू नहीं है, यहाँ पे पी को आप ले लो, सपोज वो A1 बोल रहा है, और क्यू को ले लो वो A2 बोल रहा है, ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है 2A1 A2 की, मुझे ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब माय क्वेश्चन इज गिविंग मी A1 मतलब A1 स्क्वायर इज 0.01, है ना। तो A1 क्या 0.1 हो जाएगा? मैंने बस इसको स्क्वायर था, वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा। A1 क्या 0.1 हुआ या नहीं हुआ? वेदर A1 वुड बी 0.1 और नॉट, हुआ या नहीं हुआ? सब बताओ फटाफट, किसी को डाउट कि A1 0.1 होगा या नहीं होगा? A1 0.1 है तो अब क्या A2 लगा निकाल सकते हो हार्डी वीनबर्ग के किसी लॉ के अकॉर्डिंग? कैन यू फाइंड A2? A2 कितना होगा? A2 निकाल सकते हो क्या? हार्डी वीनबर्ग का लॉ लगाओ। हाँ 0.9, A1 plus A2 is equal to 1. So if my A1 is 0.1, A2 क्या होगा? 1 minus 0.1, it will come out to be 0.9. समझ आया? A2 समझ आया, A1 A2 समझ आया कि नहीं आया? Is it clear to everyone or not? Is it clear or not? तो अब 2 into A1 multiply by A2, 2 multiply by 0.1 multiply by 0.9. Last step A2. Okay, I will repeat. 2 multiply by 0.1 multiply by 0.9. It will come out to be 0.18. ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई एम रिपीटिंग द A2 ऑल्सो। जोएल, आपको A1 समझ आया? दैट हाउ A1 कम आउट टू बी 0.1? A1 समझ आया आपको? समझ आया। अब मैंने आपको हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में बताया था, फर्स्ट अलील प्लस सेकेंड अलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होती है, बताया था नहीं बताया था? बताओ, मैंने आपको बताया था A1। हाँ, तो अगर A1 0.1 है, 0.1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1, तो A2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1, इट विल कम आउट टू बी 0.9, तो A2 वुड बी 0.9। आया समझ आपको? आया है नहीं आया जोएल? इज इट क्लियर और नॉट? यस, सो A1 आ गया 0.1, A2 आ गया 0.9, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी 2 multiply by 0.1 multiply by 0.9, it will come out to be 0.18. Is it clear to everyone or not? Is it clear to everyone or not? अभी अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस A2 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ A2? What is the frequency of A2 multiplied by A2? 0.81. बताओ, बाकी सब बताओ। A2 आया मेरा 0.9,
I misinterpreted A1 as dominant plus recessive now. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने तभी आपको लॉ में यही बताया था कि टू A1 A2 वुड बी माई हेट्रोजाइगस। सो A2 क्या हो जाएगा, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, इट विल कम आउट टू बी 0.821। क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अब now try to solve this question. Question in a population of frequency of genotype at a locus R, A1 A2 की है 0.16, I guess मैंने कुछ गलत लिख दिया। A1 maybe A1 होगा शायद। It is A1 is 0.16, A1 A2 is 0.48 and A2 is 0.36. The population of fixation of A1 allele, अभी ये कुछ भी मत पढ़ो बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो A1 allele की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। What is the frequency of A1 allele? A1 allele की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? A1 है ये ना, A1 है, मैंने गलत लिखा है। A1 is 0.16, A1 A2 is 0.48 and A2 is 0.36. बाकी सब से 3 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी सब 0.4 इज द आंसर। ये सब इंफॉर्मेशन फालतू की है, इसको हमें कुछ यूज नहीं करना। सिर्फ A1 इज 0.16 है, so A1 is under root of 0.16, it will come out to be 0.4, so this is my answer। अभी एक चीज और चेक कर सकते हो आप, ये प्लस ये तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए। हमने बोला ना p² प्लस q² प्लस 2pq शुड बी 1। अभी p² इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, q² इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2pq इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 1। तो हम ये भी एक चीज चेक कर सकते हैं कि ये लॉ यहाँ पे वैलिड है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड्स वन मोर कॉन्सेप्ट इन हार्डी। अगर हम हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में सिर्फ इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कोई आपसे इससे ज्यादा लेवल का नहीं पूछेगा, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ बाय 0.1% चांस दे विल आस्क यू। देखो P प्लस Q वुड बी 1। अब यहाँ पे P और Q क्या है? टेल मी व्हाट इज P एंड Q? P एंड Q क्या है यहाँ पे? What is P and Q? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? What is P and Q representing? What is P and Q representing? It is representing a allele। कोई भी ऐसा जीन जो 2 अलील की फॉर्म में होता है, जो सिर्फ 2 अलील, और मोस्टली हमारी बॉडी में सारे जो अलील है वो 2 फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए उन्होंने P प्लस Q इज इक्वल टू 1 ले लिया। बट सपोज अगर मल्टी अलीलिक सिचुएशन है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप होता है, मेरे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड ग्रुप में IA भी हो सकता है, IB भी हो सकता है और IB हो सकता है। होता है ना, 3 ब्लड ग्रुप्स के फॉर्म हो सकते हैं, IA, IB और I ये किस फॉर्म में होता है? अगर मैं अलील्स की बात करूं, ब्लड ग्रुपिंग इज अ मल्टी अलीलिक, उसमें 2 अलील नहीं होते। 99% चांस हमारे पास 2 अलील ही होते हैं बॉडी में, बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें मल्टी अलीलिक कंडीशन होती है, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग में एक IA फॉर्म में होता है, एक IB फॉर्म में होता है, एक स्मॉल I फॉर्म में होता है। सो देयर आर 3 alleles फॉर माय ब्लड ग्रुप। तो इस केस में क्या होगा, IA प्लस IB प्लस I वुड बी इक्वल टू 1।
ठीक है, जितने अलील्स की फॉर्म है उन सबकी फ्रीक्वेंसी 1 की ही इक्वल होगी। मोस्टली दे आर बाय अलीलिक, दो अलील होते हैं, इसलिए हम p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 लेते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है किसी केस में p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1 लेना पड़े हमें। वाई? क्योंकि वो अलील 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर, ठीक है। अभी अभी क्या डिफरेंस है, दो चीजों को समझने की कोशिश करना। एक है मल्टी अलीलिक, मतलब उसके अलील 2 से ज्यादा हैं, और एक चीज होती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड इज मेरी बॉडी में दो क्रोमोसोम पेयर करते हैं, वन इज फ्रॉम माई फादर एंड वन इज फ्रॉम माई मदर। सो आई विल कॉल्ड दिस ऑर्गेनिज्म एज डिप्लॉइड। डी मतलब डाई मतलब दो, दो लोगों से जब आ रहा है इट वुड बी डिप्लॉइड। तो ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉइड मोस्टली होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड मतलब उनमें 3 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 4 टेट्राप्लॉइड होता है। सो अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब है जिस अलील की हम बात कर रहे हैं वो एक p फॉर्म में है, q फॉर्म में है। मैंने इसको स्क्वायर क्यों किया था? वाई आई हैव डन अ स्क्वायर? बिकॉज दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग की डिप्लॉइड फॉर्म है बॉडी में। अगर हम बोलेंगे बॉडी में ट्रिप्लॉइड है, जो वो बॉडी है जिस अलील की हम बात कर रहे हैं वो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में है, देन आई विल टेक इट एज क्यूब, मैं 3 लूंगी यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 क्यों आया यहाँ पे और p प्लस क्यू क्यों आया। p प्लस क्यू इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अलील, एंड जो उसकी पावर है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्गेनिज्म कैसा है, वेदर इट इज डिप्लॉयड और वेदर इट इज ट्रिप्लॉयड। तो अगर हम बोलते हैं हम जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो ट्रिप्लॉयड है, और उस ऑर्गेनिज्म के जिस अलील की बात कर रहे हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वो 3 अलील्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाउ वुड यू राइट द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कैसे लिखोगे बताओ? अगर एक ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉयड है और उसके जो अलील है वो 3 फॉर्म्स में है, हाउ विल यू राइट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की लॉ को कैसे लिखोगे बताओ? किसी को 3p, नहीं 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 नहीं, जो मेरा p प्लस क्यू, हाँ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 था, अभी p प्लस क्यू प्लस r और उसकी पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस वुड बी माई हार्डी वीनबर्ग लॉ फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। अब क्यूब रूट, अब क्यूब को खोल देंगे तो p क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब, ऐसे जो हमारा थ्योरम होगी उस अकॉर्डिंग खोल देंगे, कोई पूछेगा नहीं। But you should know what is this 3 representing and what is this PQR representing. Is it clear to everyone or not? Is it clear or not? ये clear है या नहीं है? Is this concept clear to everyone? अभी अगर मेरे को बोल देगा पॉलीप्लॉइड है, मतलब p प्लस क्यू टू द पावर n। अब पॉलीप्लॉइडी में मुझे नहीं पता n कितना है। ट्रिप्लॉइड बोलेगा तो n को 3 ले लेंगे, डिप्लॉइड बोलेगा तो n को 2 ले लेंगे। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। समझ आ गए? ये पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड मैम हेप्लॉइड होने से, यस अगर हेप्लॉइड होता है तो n वुड बी हाफ, बट हेप्लॉइड होगा नहीं, बट अगर हेप्लॉइड होगा यू विल टेक n एज हाफ। ठीक है, बिल्कुल सही सही बोल रहे हो शत्रुपा, अगर हेप्लॉइड होगा यू विल टे इट एज हाफ। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक पॉइंट है हार्डी वीनबर्ग लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं। अभी जो हमने लॉ समझा उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, what they are saying to us।
फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग अस, अब इसको समझने की कोशिश करना, हमने सेम सब चीजें पढ़ी है। द अलीलिक फ्रीक्वेंसी, जो अलील की फ्रीक्वेंसी है एट एन ऑटोजोमल लोकस, लोकस मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो अलील प्रेजेंट है उसको हम लोकस बोलते हैं। डीएनए के जिस पॉइंट पे अलील प्रेजेंट है वी विल कॉल इट लोकस। ऑटोसोमल लोकस का मतलब क्या होता है, आई एज अ ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है दे आर ऑटोसोम, जो हर ह्यूमन बीइंग में वेदर इट इज मेल और फीमेल सब में सेम है। जो लास्ट पेयर है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि 23 पेयर है टोटल, 22 पेयर आर ऑटोसोम, और जो बचा हुआ वन पेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। बिकॉज अगर वो एक्स एक्स की फॉर्म में होगा आई विल कॉल कि ये फीमेल है, अगर वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा आई विल कॉल कि ये बंदा मेल है। तो हम ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स वुड बी ऑटोसोमल और थर्ड एंड लास्ट वन पेयर वुड बी माय सेक्स क्रोमोसोम। तो जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब हार्डी वीनबर्ग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम। वो ये बोल रहा है allelic frequency at an autosomal locus in a population will not change from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो मेरा p प्लस क्यू जो 1 है, अगर ये p और q में कुछ चेंजेस आ गए तो मेरे जीनोटाइप में भी चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज जीनोटाइप इज p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एलील की फ्रीक्वेंसी से ही मैं बताऊंगी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप। सो मेरी जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है दैट वुडंट बी चेंजिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दीज आर सम assumptions ऑफ हार्डी वीनबर्ग लॉ कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इट इज कॉल्ड एज अलीलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने में। ये पॉइंट समझ आया, ये नहीं आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर? अब एक चीज बताओ, अगर मैं रैंडमली मेटिंग करूंगी, रैंडम मेटिंग इज वन थिंग जो सबसे कॉमन होती है कि रैंडम किसी को भी किसी के साथ मेट कर दो, मतलब किसी को भी किसी के साथ उसको फर्टिलाइज करा दो। उस केस में हमेशा जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है ना वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में सेम रहती है, दैट वोंट बी गोइंग टू चेंज। तो हमेशा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में देयर शुड बी अ रैंडम मेटिंग, बिकॉज जब भी रैंडम मेटिंग होगी हम कुछ बायसनेस नहीं कर रहे, बायसनेस नहीं कर रहे तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम देयर शुड बी अ रैंडम मेटिंग। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम बोलते हैं कि कुछ म्यूटेशन हो गई किसी अलील में, अगर म्यूटेशन हो जाएगी ना तो क्या चांस होगा, हो सकता है इस अलील में म्यूटेशन होने की वजह से या तो ये अलील जिस जिस इंसान में ये अलील गया या तो वो मर जाए, या ये हो सकता है वो इंसान बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाए। तो अगर किसी अलील में म्यूटेशन हो गई उसकी वजह से क्या चांसेस होंगे, अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? अगर हम अलील में म्यूटेशन कर देंगे तो हो सकता है वो अलील जिस जिसमें गया उनकी डेथ हो जाए, या हो सकता है वो अलील, क्योंकि म्यूटेशन विल ऑलवेज लीड टू लाइक कैंसरस सिचुएशन, और it can lead to over proliferation और it can lead to under proliferation। म्यूटेशन जब भी होगी किसी डीएनए में या तो ओवर प्रोलिफरेशन होगा या अंडर प्रोलिफरेशन होगा। दोनों केसेस में कहीं ना कहीं वो जो जीन है, जो अलील है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, बिकॉज ओवर प्रोलिफरेशन हुआ तब कैंसर होके बंदे की डेथ हो जाएगी। तो जिस जिस इंसान में वो अलील जा रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती गई। और अगर अंडर प्रोलिफरेशन हुआ, उस मैम म्यूटेशन इन सेम ऑल विल म्यूटेशन इन सेम ऑल विल इट गो टू नेक्स्ट। म्यूटेशन इज ऑलवेज, क्योंकि हमारे ही जीन, हमें जो जीन्स आए हैं वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं,
तो अगर हमारे पेरेंट का अलील में म्यूटेशन हो गई थी तो या तो वो पेरेंट की डेथ हो जाएगी, नहीं तो वो अलील, अगर वो पेरेंट जिंदा है तो उस पेरेंट की वो अलील दूसरी जनरेशन में पास हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर उस पेरेंट की डेथ हो गई तो उस अलील की फ्रीक्वेंसी थोड़े थोड़े जनरेशन बाद, मतलब एकदम एक जनरेशन बाद नहीं, 7 8 9 जनरेशन बाद उस अलील की फ्रीक्वेंसी धीरे 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 कम होती जाएगी। और जब अलील की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो हमारा जो फर्स्ट लॉ था कि अलील फ्रीक्वेंसी शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो गलत हो जाएगा और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम वैलिड नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आया सबको कि म्यूटेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी अलीलिक फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज होगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो पहला पॉइंट, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। सेकेंड चीज, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज म्यूटेशन हुई इट विल लीड टू चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन आपने पढ़ा था इकोलॉजी में कि हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म इधर से बाहर चले जाए, दैट इज एमिग्रेशन, और कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाए, दैट इज इमिग्रेशन। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर आ गए बहुत सारे नंबर में, तो जो अलील उनमें ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो अलील नेक्स्ट जनरेशन तक जाते आते उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जो अलील जो लोग गए हैं, जो इन्होंने एमिग्रेशन किया है, उसकी वजह से क्या होगा, जो अलील इन एमिग्रेटेड ऑर्गेनिज्म में था उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो क्या माइग्रेशन होना चाहिए हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए कि नहीं होना चाहिए? हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए अलीलिक फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन द सेम, बट अगर माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन कैन बी इधर एमिग्रेशन और इट कैन बी इधर इमिग्रेशन। तो अगर माइग्रेशन हो गया इट विल लीड टू चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी, तो हार्डी वीनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Some if a mutated allele pass to the next generation before parent's death, why the frequency changes in subsequent generation? देखो, हम सिर्फ एक जनरलाइज सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन हुई एंड म्यूटेशन ऑलवेज लीड टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हो सकता है इस जनरेशन में डेथ नहीं हो रही, नेक्स्ट जनरेशन में जाके डेथ हो जाए, मतलब उस ऑर्गेनिज्म ने एक बच्चा तो रिप्रोड्यूस कर दिया, बट टिल द पॉइंट सेकंड बेबी का टाइम आया वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। सो एनी हाउ म्यूटेशन विल लीड टू डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। हो सकता है किसी केस में 2 जनरेशन बाद ही चेंज हो जाए फ्रीक्वेंसी, हो सकता है किसी जनरेशन में 10-15 जनरेशन बाद चेंज हो रही है। अगर कोई म्यूटेशन ऐसी है जो बहुत वीक है, जो इतना इफेक्ट नहीं कर रही है, वो अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा जनरेशन के बाद दिखाना शुरू करेगी, मतलब उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी कुछ 10 15 20 जनरेशन बाद हमें दिखेगी। लेकिन कोई म्यूटेशन ऐसा है विच इज लीडिंग टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंस्टेंटली, उसकी वजह से क्या होगा, हमने 2-3 जनरेशन बाद ही हमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज दिख जाएगा। शत्रुपा, आपका पॉइंट क्लियर हुआ? शत्रुपा, इज योर डाउट क्लियर और नॉट clear, ma'am? The process, yes, it might be slow but it will lead to, eventually it will lead to the change in frequency. स्लो हो सकता है, किसी केस में स्लो हो सकता है, किसी केस में फास्ट हो सकता है। तो माइग्रेशन समझ आया कि अगर माइग्रेशन हुआ, वेदर इट वुड बी इमिग्रेशन और इट वुड बी एमिग्रेशन, इट विल लीड टू चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड दस इट विल वायलेट द हार्डी वीनबर्ग लॉ। ये पॉइंट क्लियर हुआ? माइग्रेशन का पॉइंट क्लियर हुआ सबको? माइग्रेशन का पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, देन मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट इज माय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग क्या था, मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसा ड्राइविंग फोर्स आ गया जिसकी वजह से नेचर ने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करा और उसी की ही ग्रोथ कॉज करवाई। तो जब वो उसी की ग्रोथ कॉज कराएगा तो जिसका नंबर कम था, मतलब जो दूसरा वाला था, जो दूसरा अलील वाला था, क्या उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं होगी। अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया,
तो उसके अंदर जो जो अलील था उसका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया और दूसरे अलील का नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा कि अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन की वजह स्पेसिफिक जो ट्रेट होगा जिस ऑर्गेनिज्म में उसी का नंबर वही सर्वाइव होगा, दूसरे की डेथ हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल इवेंचुअली लीड टू चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी। सो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? does this change in frequency means gradual change in frequency means that अगर अभी P की फ्रीक्वेंसी थी, जो मेरा P था उसकी फ्रीक्वेंसी थी 0.4 और Q की फ्रीक्वेंसी थी 0.6, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा हो सकता है P जो था वो 0.4 से 0.5 हो गया, बट जो Q है ना वो 0.6 का 0.6 ही रहा। So 0.6 plus 0.5 will come out to be 1.1. So it will cause the change in the Hardy equilibrium law. This was the meaning कि अगर हम ये बोल रहे हैं म्यूटेशन से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज एक अलील का हो रहा है। सपोज वो 0.4 था वो 0.3 हो गया, बट जो पहले 0.4 और 0.6 था, जो 0.6 वाला था वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट 0.4 वाला 0.3 हो गया। Now this P plus Q is going to be 0.9. So it will lead to violation of my Hardy-Weinberg law. समझ आया आपको? शत्रुपा, is your doubt clear or not clear? ये आपको समझ आ गया कि रैंडम मीटिंग होनी चाहिए फॉर माय हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जर पॉपुलेशन। जब भी मेरी पॉपुलेशन बहुत कम होती है ना, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हमने स्टैटिस्टिक्स में भी ये चीज पढ़ी थी, जब भी पॉपुलेशन लो होगी उसकी वजह से क्या होता है, चांसेस ऑफ एरर गोइंग टू बी इंक्रीज। चांस ऑफ एरर, जो रैंडम जो चांसेस होते हैं ना एरर के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन साइज को बढ़ा देंगे तो चांसेस ऑफ एरर वुड गोइंग टू डिक्रीज। क्या था, पहले मैंने 10 लोगों में, सपोज मैंने क्या किया, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा 10 लोगों में, 10 लोगों में से जो 10 लोगों में से एक जो था मेरा वो गलत आया, रैंडम चांस से एरर आ गया मेरा। फिर मैंने सेम एक्सपेरिमेंट किया 100 लोगों में, तो बिकॉज ऑफ रैंडम चांस माय एरर वाज 3 और 4। और जब मैंने 1000 में करा तो रैंडम एरर हो सकता है 10-15 हो जाए। तो जैसे जैसे मेरा पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाता है ना, रैंडम एरर होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो जो मैं ये P और Q की फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला P की फ्रीक्वेंसी है 0.4 इन माय पॉपुलेशन और Q की फ्रीक्वेंसी है 0.6। अगर ये जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर मैं 10 लोगों में कैलकुलेट कर रही हूँ या मैं 10,000 लोगों में कैलकुलेट करूंगी, चांसेस क्या होंगे, किसमें मेरी वैल्यू मोर एक्यूरेट आएगी, विच 10 वाले में एक्यूरेट आएगी कि 10,000 वाले में एक्यूरेट आने के चांसेस है? व्हाट इज द चांस, 10,000 में चांसेस है ना, तो हमेशा पॉपुलेशन का नंबर शुड बी हाई। हाई लार्ज पॉपुलेशन होने से क्या फायदा होता है, जो रैंडम एरर होने के चांसेस होते हैं ना, सैम्पलिंग एरर के जो चांसेस होते हैं, दे विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में देयर शुड बी अ लार्ज पॉपुलेशन। अब ये चीज समझ आई कि लार्ज पॉपुलेशन क्यों होनी चाहिए? ये चीज समझ आई नहीं आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, व्हाई इट शुड बी लार्ज पॉपुलेशन? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया था 2018 में, नेचुरल पॉपुलेशन मतलब नेचुरली जो मेरी पॉपुलेशन होती हैं, दे ऑफन डेविएट फ्रॉम हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। Natural populations often deviate from Hardy-Weinberg equilibrium. One possible reason for this is, कौन सा पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से मेरी नॉर्मली जो मेरी पॉपुलेशन होती है वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएट करती है? फर्स्ट ऑप्शन इज नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा। क्या इसकी वजह से हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डेविएट होगा? क्या इसकी वजह से हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डेविएट होगा अगर कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा? नहीं होगा। नेक्स्ट इज नो सिलेक्शन,
नो सिलेक्शन इज लाइक नो नेचुरल सिलेक्शन, कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या इसकी वजह से डेविएट होगा? नो सिलेक्शन, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, सबको इक्वल चांसेस है ग्रो करने के, सो डेविएट नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज रैंडम मीटिंग, रैंडम मीटिंग की वजह से क्या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डेविएट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रैंडम मीटिंग, नो। फोर्थ ऑप्शन इज स्मॉल पॉपुलेशन साइज, क्या इसकी वजह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्मॉल पॉपुलेशन साइज की वजह से, सो द आंसर वुड बी स्मॉल पॉपुलेशन साइज। समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है या नहीं है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? Is this concept clear to everyone? Okay. So मेरा first point था the allelic frequency at an autosomal locus in a population will not change from one generation to the next generation. This is called as allelic frequency equilibrium. ठीक है? Next उनका point था, इस fact था